दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए द मैडनेस वेब सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड लेकर आया हूँ। अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देखें। इसमें आप देखेंगे कि CNN न्यूज चैनल का एक एंकर अपनी बुक लिखने के लिए शांत भरे जंगल में एक मकान किराए पर लेता है और फिर उसके साथ वाले घर में एक मर्डर हो जाता है जिसका इल्जाम उस पर ही डाल दिया जाता है। अब वो उस इल्जाम से कैसे बचेगा ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियो में डेनियल खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब आगे 5th एपिसोड में हम देखते हैं लूसी स्टू मैग्निसन के घर पर जाती है क्योंकि उसने ही लूसी को मिलने के लिए बुलाया था। फिर वो उसे घर के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी डेनियल के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसे बिल्डिंग से बाहर लेकर जाता है और उसके हाथों पर से हथकड़ी खोल देता है और कहता है, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। तभी एजेंट क्विनोस उसे आवाज देता है और गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ स्टू लूसी को कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मार्क इस दुनिया में नहीं रहा। लूसी कहती है, सब लोग कह रहे हैं कि आपने ही उसे मरवाया है और अब मेरी बारी है। स्टू कहता है, मैं भला ऐसे क्यों करूंगा, मैंने सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है। लूसी पूछती है, सीधा मुद्दे की बात करो। स्टू कहता है कि मार्क के पास मेरे और उसके रिलेशन के कुछ सबूत पड़े हैं, मैं चाहता हूँ तुम वो मुझे दे दो, ईमेल और मैसेजेस वगैरह, क्योंकि मैं हर वो सबूत मिटाना चाहता हूँ जो मुझे तुम्हारे पति के साथ जोड़ते हैं, चाहे बिजनेस के तौर पर हो या फिर पर्सनली। फिर लूसी पूछती है कि तुमने जिन लोगों को उसे मारने के लिए भेजा था, क्या वो यही सबूत ढूंढ रहे थे? तुम्हारी भेजी हुई एक एजेंट मेरे घर पर भी आई थी जिसका नाम लिंडा है। वो खुद को FBI स्पेशल एजेंट बोल रही थी, लेकिन मैंने चेक करवाया, FBI में इस नाम का कोई भी एजेंट नहीं है। वो जो भी थी मार्क के मर्डर से पहले उसे ढूंढने आई थी। स्टू कहता है, मैंने उसे नहीं भेजा, कुछ लोग मार्क को ढूंढ रहे थे और वो उन्हें मिल गया। यकीन करो, मैंने उसे नहीं मरवाया। फिर वो लूसी को $5000 देता है और कहता है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हें जितने भी रुपए चाहिए मैं दूंगा, बल्कि हर महीने दूंगा। फिर वो लूसी के करीब आने लगता है, लेकिन लूसी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ क्विनोस डेनियल को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। डेनियल पूछता है, क्या ये मेरी नई जेल है? फिर क्विनोस कहता है कि मैंने एक FBI जज की शादी बचाई थी, अब उसी की हेल्प से 48 घंटे के लिए मैंने तुम्हारी कस्टडी ली है, या फिर यूं समझो तुम्हें बेल मिली है। जब तुम अंदर थे तो स्टू मैग्निसन ने तुम्हारे फोन पर 8 बार कॉल किए थे। अब हम तुम्हारे कपड़ों में रिकॉर्डर फिट करेंगे और फिर उसे एक डील ऑफर करेंगे कि वो तुम पर से सारे इल्जाम हटाएगा और बदले में तुम उसकी और मार्क की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करोगे। और जैसे ही ये बात रिकॉर्ड हुई, हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मार्क को पिछले 18 महीनों से पैसे दे रहा था। दरअसल ब्रदर 14 के 50 लाख फॉलोवर हैं और वो उससे कुछ पॉलिटिशियंस का प्रचार करवा रहा था और विरोधियों के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा था। फिर 1 महीना पहले ब्रदर 14 ने यू टर्न ले लिया और पोस्ट करने लगा कि पूरी दुनिया में इनका गैर कानूनी धंधा चल रहा है। फिर स्टू ने भी पैसा देना बंद कर दिया और उसके बाद तो तुम जानते ही हो। एक रिवाइटलाइज नाम की एक कंपनी है, उसकी सालाना इनकम $5 से $6 बिलियन है। उन्हें 2 नंबर के बिल चाहिए होते हैं और उसके सारे फैसले स्टू मैग्निसन ही लेता है। उसी के कहने पर मार्क को पेमेंट मिलती थी और जब उसने इनके खिलाफ जाना शुरू किया तो इसी कंपनी ने डॉन जूनियर को $30,000 दिए और मार्क को मरवा दिया। ये सारा माजरा समझने के बाद डेनियल कहता है कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है, लेकिन क्विनोस कहता है, भाड़ में गया वकील, देखो हम दोनों ही इसमें बुरी तरह फंसे हैं। मेरा पूरा करियर दांव पे लगा है। हमारे देश में एक वायरस फैला है जिसमें इस तरह की कंपनियां पूरे सिस्टम को खा रही हैं और सबसे बड़ा हाथ रहता है मीडिया वालों का। तुम जैसे लोगों को खरीद लिया जाता है और मुझ जैसे ऑफिसर्स को भी। पावर उसी के पास होती है जिसकी जेब में पॉलिटिशियन, लॉ और मीडिया है। अगर स्टू पकड़ा गया तो उसके सारे काले कारनामे जनता के सामने आ जाएंगे और तुम पर से भी सारे इल्जाम हट जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं लूसी अपने बच्चों को लेकर मार्क के फर्नीचर हाउस में जाती है और बच्चों को कहती है, कोई भी आए तो कार का दरवाजा मत खोलना। फिर वो गैलरी के अंदर जाती है और ऑफिस में जाकर तिजोरी चेक करने लगती है जो कि बिल्कुल खाली पड़ी थी। फिर वो मैनेजर से पूछती है कि इसके अंदर का सामान कहाँ गया। मैनेजर कहता है, जैसा मिस्टर मार्क चाहते थे मैंने वैसा ही किया। उन्होंने इस स्टोर में मिस्टर वुड के साथ पार्टनरशिप की और कल ही मिस्टर वुड आकर इसके अंदर का सारा सामान ले गए। लूसी कहती है, तुम्हें कॉल करके मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा था उस पर मेरा और मेरे बच्चों का हक था। फिर मैनेजर कहता है कि अगर मुझे जरा सा भी लगता कि आपको मिस्टर मार्क की जरा सी भी परवाह है तो मैं आपको कॉल जरूर करता। फिर लूसी अपनी कार में बैठ जाती है। तभी उसके फोन में अननोन नंबर से एक मैसेज आता है
जिसमें लिखा था कि तुम अपने बच्चों पर ध्यान दो और अपना बैंक अकाउंट चेक करो। फिर वो अपना अकाउंट चेक करती है जिसके अंदर से सारे रुपए खाली हो चुके थे। फिर वो अपनी बहन के पास कॉल करती है और पूछती है क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चों को संभाल सकती हो। उसकी बहन कहती है क्यों नहीं। दूसरी तरफ डेनियल स्टू मैग्निसन के पास कॉल करता है। स्टू पूछता है क्या तुम जेल से बाहर आ गए? मैं भी क्लब में मिल रही तुम्हारी धमकियों से परेशान हो गया था। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ। डेनियल कहता है मिलकर बताऊंगा। फिर वो स्टू को एक एड्रेस बताता है और 2 बजे आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लूसी अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। फिर वो अपनी बहन को कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन कहती है हर काम पैसों के लिए नहीं करे जाते। फिर वो ब्रदर 14 के क्लब में जाती है और अपने फ्रेंड बॉबी को इस क्लब में फिर से ज्वाइन होने के लिए कहती है। फिर बॉबी उसे क्लब के अंदर लेकर जाता है और बाकी के टीम मेंबर से मिलवाता है। फिर उनमें से एक मेंबर उठकर लूसी की तलाशी लेता है। फिर तलाशी के बाद लूसी कहती है कि जब मार्क मुझे यहाँ पर लेकर आया था तो आप सब लोगों ने मुझे अपनाया था, आप लोगों ने मुझे एक घर भी दिया था। फिर उनमें से एक लेडी कहती है तुमने ही ये सब कुछ छोड़ दिया था और अब तुम अपने हस्बैंड के किलर के साथ सो रही हो। लूसी कहती है क्या आप सब लोगों को ये लगता है कि मैं इस हद तक गिर सकती हूँ? अगर हाँ तो सबूत दिखाओ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग पर पड़े झूठ से बुने हुए जाले को साफ करो और सच्चाई तक पहुंचो। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि वो मामूली सा ब्लैक टीवी रिपोर्टर हमारे मार्क को मार सकता है? सच्चाई को जानो, वो तो सिर्फ एक बलि का बकरा है जो मेरे पास मार्क के दुश्मनों के बारे में जानने आया था। अगर आप पर मार्क के खून के इल्जाम लगते तो आप सबसे पहले किसके पास जाते? फिर बॉबी कहता है तुम्हारे। लूसी कहती है मैं जानती हूँ मार्क की मौत से आप सब सदमे में हैं, बल्कि ये समय बिखरने का नहीं बल्कि सच्चाई को सबके सामने रूबरू करवाने का है। फिर मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि आपको यहाँ दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ डेनियल एक गली के अंदर स्टू का इंतजार कर रहा था। फिर जब वो नहीं आता तो डेनियल क्विनोस के पास कॉल करके बताता है कि अभी तक वो आया ही नहीं। क्विनोस कहता है हौसला रखो, वो जरूर आएगा। फिर डेनियल ये कहकर फोन काट देता है कि कहीं वो साला आते ही मुझे ठोक ना दे। फिर डेनियल स्टू के फोन पर कॉल करता है और पूछता है अब तक तुम आए क्यों नहीं। फिर स्टू का बॉडीगार्ड कहता है FBI वाले कार के अंदर बैठकर तुम पर नजर रखे हुए हैं, मीटिंग कैंसल। फिर डेनियल कहता है मैं माइक फेंक रहा हूँ, तुम बस किसी भी तरह 2 मिनट के लिए स्टू से मेरी मुलाकात करवा दो। फिर वो आदमी कहता है कि अपना फोन वहीं पर फेंक दो और ईस्ट की तरफ आओ। ये बात क्विनोस भी सुन रहा था। फिर वो अपने साथी उस्मान को कहता है कि उसका पीछा करो, उसने माइक निकाल दिया है। फिर जब वे लोग उस गली में जाते हैं तो उन्हें फोन और माइक वहीं पर पड़ा हुआ मिल जाता है। तभी स्टू का खास आदमी अपनी कार लेकर वहां पर आता है और डेनियल को कहता है जल्दी से कार में बैठो। फिर डेनियल कार में बैठ जाता है और जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर होता है वो आदमी डेनियल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है ताकि ठिकाने पर पहुंचने से पहले वो बेहोश हो जाए। दूसरी तरफ बॉबी लूसी को एक हार्ड ड्राइव देता है जो मार्क ने उसके ही पास रखी हुई थी। लूसी कहती है वो अक्सर इसके अंदर अपनी फैमिली फोटोज रखता था, मुझे पता था ये तुम्हारे पास ही होगी। फिर बॉबी कहता है मुझे पता है इस ड्राइव में फोटोज के अलावा और भी बहुत कुछ है, इसलिए बेड पर बैठ जाओ। फिर वो आराम से पीछे की ड्रॉर में से कुछ निकालने लगता है। लूसी घबरा जाती है कि कहीं ये चाकू या गन ना निकाल ले। फिर वो लूसी के बाल बनाने लगता है। मुझे तो इसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे, लेकिन बाल बनाने के बाद वो लूसी को जाने देता है, यानी कि ये मेंटल केस था। फिर वो अपने घर जाकर उस ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करती है और सभी फोल्डर्स को ओपन करके अच्छे से चेक करती है। तभी उसे एक फोल्डर के अंदर मार्क और स्टू की रिकॉर्डिंग मिलती है। एक रिकॉर्डिंग में मार्क स्टू को कहता है कि पैसों के लिए मैंने तुम्हारे छोटे मोटे काम तो किए, लेकिन तुम सोचते हो कि अब तुम देश के नागरिकों की जान लोगे और मैं पैसों के लिए तुम्हारे सच को छुपाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये रिकॉर्डिंग सुनकर लूसी कहती है स्टू $5000 बहुत कम है। तभी एक फोल्डर में उसे FBI स्पेशल एजेंट लिंडा की फोटो मिलती है जो मार्क के मरने से पहले उसके घर पर आई थी। जब लिंडा उसके घर पर आई तो वो लूसी से बोली कि हम तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें शक है कि वो फोर्ज ग्रुप के साथ शामिल है और हिंसा को बढ़ावा देने का प्लान बना रहा है। वो किडनैपिंग में भी शामिल है और बॉम्ब बनाने की भी तैयारी कर रहा है। अगर तुम हमें ये बताओ कि इस वक्त वो कहां पर है तो हमारी हेल्प होगी और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि तुम फोर्ज के साथ शामिल नहीं हो। फिर लूसी कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें बताया है। इसका मतलब मार्क के घर का एड्रेस लूसी ने ही उन गुंडों तक पहुंचाया था। दूसरी तरफ डेनियल को भी होश आ जाता है। तभी उसके सामने लिंडा और स्टू मैग्निसन आते हैं। फिर मार्क के पूछने पर वो अपना असली नाम जूलिया बताती है और कहती है कि मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ
और मिस्टर स्टू मैग्निसन का काम संभालती हूँ। फिर डेनियल स्टू को कहता है कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ हम दोनों होंगे। जूलिया कहती है कि FBI को प्राइवेट मीटिंग के अंदर लाने का फैसला तुम्हारा था। चलो अब जल्दी से बताओ कि लॉरा जेनिस ने तुम्हें क्या बताया था। बदले में तुम्हें एक बढ़िया सा वकील और PR मिलेगी ताकि तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाए। डेनियल कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर से सारे इल्जाम हटा दो क्योंकि मैं जानता हूँ मार्क को तुमने ही मरवाया है। फिर स्टू कहता है मार्क बागी हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको मरवा दिया। तुम 100% गलत हो। एजेंट क्विनोस मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई कातिल नहीं। डेनियल कहता है मैंने तुम्हारे खास आदमी डॉन जूनियर को देखा था जो मार्क के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। स्टू कहता है ये नाम मैंने पहली बार सुना है। डेनियल कहता है कि अगर तुम नहीं जानते कि डॉन कौन है तो जरूर तुम्हारी कंपनी में ही कोई उसे जानता है क्योंकि उसे भी उसी अकाउंट से पैसे मिल रहे हैं जिससे मार्क को मिल रहे थे। ये बात सुनकर स्टू जूलिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जूलिया कहती है क्या आप मुझसे अकेले में बात करना चाहेंगे। फिर वे दोनों उठकर रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर उन दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फिर जैसे ही स्टू रूम के अंदर आता है डेनियल कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी और जूलिया की सोच आपस में मैच नहीं खा रही। एक बात समझ लो, तुम और मैं इस दलदल में एक साथ फंसे हुए हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, वे तुम्हें मार देंगे। तभी जूलिया डॉन जूनियर को अंदर बुला लेती है। डेनियल कहता है यही तो है वो जिसने मार्क को मारा था। फिर जब स्टू का बॉडीगार्ड अपनी गन निकालने लगता है तो डॉन उसे ठोक देता है। फिर वो स्टू को भी गोली मार देता है। फिर जूलिया कहती है डेनियल को मत मारना, इससे अभी बहुत से सवाल पूछने हैं। फिर वो अपनी पॉकेट से बेहोशी का इंजेक्शन निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो डेनियल को इंजेक्शन लगाता डेनियल वो इंजेक्शन उसे ही लगा देता है और टाइटली उसका गला पकड़ लेता है। फिर जब जूलिया वहां पर आती है तो डेनियल कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। वादा करता हूँ आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगी। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन जूलिया उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती है जिसके कारण डॉन जूनियर मारा जाता है। लेकिन डेनियल मौका देकर वहां से बाहर भाग जाता है। फिर वो घर के दूसरी साइड बने समुद्र में कूद जाता है। अब वो जिंदा बचा या मर गया ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। 6th एपिसोड में हम देखते हैं एजेंट क्विनोस रिवाइटलाइज कंपनी की बड़ी ही गहराई से छानबीन कर रहा था। तभी उसके सामने कुछ जरूरी तथ्य आते हैं, लेकिन तभी उसके फोन में एक टेक्स्ट मैसेज आता है। फिर उसे जैसे ही पता चलता है कि किसी ने स्टू मैग्निसन को मार दिया है तो वो तुरंत ही उसके बंगले पर पहुंच जाता है। फिर वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि किसी ने स्टू के बॉडीगार्ड को भी मार दिया है और उसके अलावा वहां पर एक और आदमी की बॉडी मिली है जिसका नाम है डॉन जूनियर। फिर क्विनोस कहता है कि जिस पर शक था वो तो मर गया, लेकिन ये साला डेनियल कहाँ मर गया। तभी डेनियल को भी एक आदमी के घर में होश आता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो अपना नाम रोम बताता है। डेनियल कहता है कि मेरा सर घूम रहा है। फिर रोम उसे सिर दर्द की दवा देता है। रोम उसे कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बीच पर देखा तभी मेरे दिल से आवाज आई कि साक्षात खूनी पधारे हैं। फिर डेनियल कहता है कि मुझे मेरी बीवी के पास फोन करना है, लेकिन रोम उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी का फोन पुलिस वालों ने टैप किया होगा। पुलिस वालों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो रिश्वतखोर यहाँ पर भी आ पहुँचे। फिर डेनियल कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन रोम कहता है नहीं, बाहर खतरा है। मैंने तुम्हारे बारे में गूगल किया तो मुझे पता चला कि सालों पहले तुम हमारे लिए ही लड़ रहे थे। जिस तरह से तुमने उस गोरी चमड़ी के टुकड़े किए, इससे साफ पता चलता है कि तुम फिर से अपने रूट से जुड़ना चाहते हो। तुम हम काले लोगों के मसीहा हो, बिल्कुल अपने बाप के लक्ष्य कदमों पे चल रहे हो। फिर डेनियल कहता है कि मुझे एक औरत ने फंसाया है, बहुत ही खतरनाक औरत है वो। रोम कहता है एक बार मेरे सामने आने तो दो, वो यहाँ आएगी जरूर लेकिन वापस नहीं जाएगी। मेरा ये खूंखार कुत्ता उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। दूसरी तरफ ओस्मान अपने साथी क्विनोस को कहता है कि डेनियल ने स्टू मैग्निसन को मारकर आपकी टेंशन कम कर दी, अब आप चैन से सो सकते हैं। लेकिन क्विनोस कहता है कि डेनियल ने उन लोगों को नहीं मारा, क्योंकि जिसने भी इन लोगों को मारा है वो यही चाहता है कि तुम जैसे लोग यही सोचें कि डेनियल ने इनको मारा है। तभी वहाँ पर जूलिया भी आ जाती है। फिर वो बताती है कि मैं स्टू मैग्निसन की कंपनी की सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। मैं आप लोगों को अभी इस बंगले की सिक्योरिटी का एक्सेस दे दूंगी, बस कातिल बचना नहीं चाहिए। क्विनोस पूछता है कि आपको क्या लगता है कौन है वो कातिल। जूलिया कहती है डेनियल। और कौन? उसी ने मिस्टर स्टू को 3 दिन पहले मारने की धमकी दी थी। क्विनोस कहता है धमकी दी थी तो इसका मतलब उसी ने मारा है। जूलिया कहती है नहीं, आपने उसको मोहरा बनाकर यहाँ पर भेजा था ताकि वो यहाँ पर आकर मिस्टर स्टू की बातें रिकॉर्ड कर सके। मैंने मिस्टर स्टू को मना भी किया था कि आपको उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात सीरियसली नहीं ली।
दूसरी तरफ जूलिया मिस्टर स्टू और अपने हस्बैंड की चैट पढ़ रही थी। तभी उसके पास एक न्यूज का नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने मिस्टर स्टू मैग्निसन को मार दिया है। फिर वो FBI ऑफिस में कॉल करती है और कहती है मुझे एजेंट क्विनोस को कुछ देना है जो उनके बहुत ही काम का है। दूसरी तरफ रोम अभी भी डेनियल का दिमाग चाट रहा था। फिर जब वो बाथरूम में जाता है तो डेनियल अपने पास में रखा हुआ खाना उसके डॉग को खिला देता है, जिसके कारण उसको वहां से भागने का मौका मिल जाता है। फिर वो रोम के देखते ही देखते वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जूलिया अभी भी एजेंट क्विनोस को यही कह रही थी कि डेनियल ही यहाँ पर कांड करके भागा है। अब उसने ये सब खुद किया या फिर आपके कहने पर किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप भी तो सालों से उनके पीछे पड़े थे। फिर क्विनोस पूछता है कि डॉन जूनियर यहाँ पर क्या कर रहा था। जूलिया कहती है वो हमारी सिक्योरिटी टीम में था। फिर क्विनोस पूछता है कि जब वो मार्क को मारने गया तब भी वो ड्यूटी ही कर रहा था क्या। लेकिन इतने में जूलिया का फोन बजने लगता है और वो वहां से चली जाती है। फिर क्विनोस अपने साथी ओस्मान को कहता है जाकर देखो सीसीटीवी का बैकअप मिला या नहीं। फिर कुछ ही मिनट में ओस्मान फिर से वापस आता है और कहता है कि डेनियल का पता चल गया है, वो 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में है। पुलिस वाले हमसे ये बात छुपा रहे थे। फिर वे दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल में कैली अपने डैड डेनियल से मिलने के लिए आई हुई थी। फिर होश में आने के बाद डेनियल पूछता है तुम यहाँ कैसे आई। वो बताती है कि आप बेहोशी में मेरा नाम पुकार रहे थे। फिर हॉस्पिटल वालों ने मुझे फोन करके बुला लिया। बाहर आपकी सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस वाला भी खड़ा है और फिलाडेल्फिया पुलिस आपको कस्टडी में लेने के लिए आती ही होगी। फिर वो बताती है कि माँ भी आपसे मिलने के लिए आ रही है। और ये बात सुनकर डेनियल कहता है उसे अभी की अभी रोक दो और कहो जहाँ मर्जी जाए लेकिन यहाँ पर ना आए, यहाँ पर बहुत ही खतरा है। और बाहर जो पुलिस वाला खड़ा है मुझे उससे बात करनी है। फिर कैली बाहर खड़े पुलिस वाले को बुला कर लाती है। डेनियल उसे बताता है कि कल रात एक औरत ने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे यकीन है कि वो यहाँ जरूर आएगी। पुलिस वाला कहता है आने दीजिए ना, मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ। तभी पुलिस ऑफिसर को बुलाने के लिए एक आदमी आता है क्योंकि नीचे कोई लफड़ा हो गया था। फिर पुलिस वाला जाने से पहले डेनियल के हाथ में हथकड़ी बांध देता है। फिर डेनियल अपनी बेटी को कहता है मैं जानता हूँ ये उसी लेडी की चाल है, तुम्हें अभी इस हथकड़ी को तोड़ना होगा। जाओ तुम बाहर से कुछ लेकर आओ जिससे हम हथकड़ी को तोड़ सकें। फिर कैली बाहर से फायर एग्जीक्यूशन लेकर आती है और उससे हथकड़ी तोड़ देती है। दूसरी तरफ जब वो पुलिस ऑफिसर वहां से बाहर जाता है तो जूलिया डॉक्टर का भेष बनाकर वहां से अंदर आ जाती है। वो डेनियल को ठिकाने लगाने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही वो डेनियल के रूम में जाती है तो देखती है कि डेनियल वहां पर है ही नहीं। फिर वो आसपास के सभी रूम्स चेक करती है लेकिन डेनियल उसे कहीं भी नहीं मिलता। उस समय डेनियल और उसकी बेटी सामने के ही रूम के अंदर छुपे हुए थे और अपनी पूरी तैयारी में थे कि जैसे ही जूलिया वहां पर आएगी ये दोनों उस पर टूट पड़ेंगे। जूलिया को भी शक हो जाता है कि वे दोनों सामने के रूम में छुपे हैं, इसलिए जैसे ही वो पास जाने लगती है उसे एजेंट क्विनोस की आवाज आती है। फिर वो वहां से वापस जाने लगती है लेकिन क्विनोस उसको देख लेता है और रुकने के लिए कहता है। फिर जब वो नहीं रुकती तो क्विनोस अपनी गन निकालने लगता है। इतने में जूलिया उसके ऊपर गन फायर कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक नर्स बीच में आ जाती है और क्विनोस की जगह गोली उसे लग जाती है। फिर वो अपने साथियों को फोन करता है कि जल्दी सीढ़ियों की तरफ आओ, कोई लेडी मुझ पर हमला करके भाग रही है। लेकिन जूलिया इतनी शातिर थी कि वो एजेंट क्विनोस के हाथ से बचकर निकल जाती है। इस हमले में क्विनोस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, बस एक गोली उसके हाथ से छूकर निकल जाती है। इतने में वहां पर फिलाडेल्फिया पुलिस भी आ जाती है। फिर क्विनोस डेनियल और कैली के पास जाता है और कहता है बेटा तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि फिलाडेल्फिया पुलिस आ गई है और वो इसे यहाँ से जाने नहीं देगी क्योंकि उनकी नजरों में सस्पेक्ट अभी भी यही है। फिर वो बताता है कि मुझे गोली लगी है, इसलिए मेरे बॉस ने अभी की अभी एक टास्क फोर्स अप्रूव की है। मैं तुम्हें सेफ हाउस में ले जा रहा हूँ और कल हेडक्वार्टर वालों के सामने पेश करूंगा। अब तुम ही फैसला कर लो, मेरे साथ चलोगे या पुलिस वालों के साथ। डेनियल कहता है अपनी टीम को बताओ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं आप लोगों की हेल्प तभी करूंगा जब मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी। ये बात सुनकर उसकी बेटी कहती है मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा, इसलिए मुझे मेरे घर के बाहर पुलिस नहीं चाहिए। फिर डेनियल अपनी बेटी को कहता है अपना ख्याल रखना और FBI वालों के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जूलिया अपने बॉस के पास कॉल करती है और कहती है मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए क्योंकि मुझे FBI पर गोली चलानी पड़ी। उसका बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें मामले को हैंडल करने के लिए भेजा था, बिगाड़ने के लिए नहीं। फिर जूलिया कहती है मामला तो मैं हैंडल कर ही लूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए होगी। फिर उसका बॉस कहता है कि तुम अपना काम करो, छुपने के लिए जगह मिल जाएगी। दूसरी तरफ डेनियल अपनी
अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और बताता है कि लूसी ने एजेंट क्विनोस को एक हार्ड ड्राइव दी है, शायद उससे हमारी हेल्प होगी। फिर उसकी वाइफ कहती है कि घर के बाहर एक पुलिस की कार खड़ी है, कहीं मेरी बहन और जीजा चिढ़ ना जाए। फिर डेनियल कहता है कि तुम्हें कुछ दिन और वहाँ पर रहना होगा, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊंगा। फिर वो क्विनोस के पास जाता है और पूछता है क्या तुम्हें हार्ड ड्राइव में कुछ काम की चीज मिली। क्विनोस कहता है कि मार्क ने हार्ड ड्राइव में बहुत सारा काम का मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। मार्क के मुताबिक स्टू मैग्निसन और रिवाइटलाइज कंपनी ने पिछले 6 महीनों में 4 देशभक्तों की जान ले ली। वे चारों लोग पहले उनके लिए ही काम किया करते थे और बाद में उन्होंने दूसरी पार्टी के प्रचार शुरू कर दिए। जब मार्क को इस बात की समझ हुई कि ये लोग धीरे धीरे देशभक्त नागरिकों को मारने लगे हैं, तो वो लोरा जेनिस के साथ मिलकर उसके खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा करने वाला था आने वाले इलेक्शन से पहले, और इसीलिए रिवाइटलाइज में से किसी ने उसे मार दिया। फिर डेनियल पूछता है कि तुम्हारे पास अब काफी सबूत हैं, तो मेरी क्या जरूरत है। एजेंट कहता है क्योंकि मैं अपने बॉस को जो भी बताऊंगा उन्हें बस ये थ्योरी लगेगी, इसलिए तुम्हें उनके सामने बताना होगा कि स्टू के घर पर तुमने क्या देखा। तुम्हारी बातों पर यकीन होगा तभी वे लोग तुम्हें बेगुनाह मानेंगे। फिर वो डेनियल के लिए 2 लार्ज वाले पिज्जा मंगवाता है और फिर वे दोनों ड्रिंक एंजॉय करते हैं। फिर डेनियल पूछता है कि तुम इस केस के पीछे क्यों पड़े हो। फिर एजेंट बताता है कि मेरा भाई भी रिवाइटलाइज कंपनी के साथ जुड़ गया था और फिर वो एक गैंगस्टर बन गया। उसने कुछ पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई, फिर पुलिस वालों ने उसके ऊपर 6 गोलियां दाग दी। अब चाहे जो भी हो जाए मैं रिवाइटलाइज को नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन वो डेनियल को लेकर FBI हेडक्वार्टर में जाता है। उसने लूसी को भी वहां पर बुला लिया था। फिर वो उन दोनों को कहता है कि पहले मैं जाकर बात करूंगा और फिर मैं तुम दोनों को अंदर बुलाऊंगा। फिर जब वे अंदर जाकर अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग करते हैं तो उनके सीनियर उनके काम की काफी प्रेज करते हैं। फिर ओस्मान बताता है कि ये औरत जिसका नाम जूलिया है ये रिवाइटलाइज कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन उसकी बात काटते हुए उसका बॉस कहता है देखो तुमने साबित कर दिया है कि स्टू मैग्निसन किसको कितने पैसे दे रहा था। अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और हमारे लिए इतना ही काफी है। फिर क्विनोस कहता है सर जूलिया जेन को स्टू मैग्निसन नहीं बल्कि कोई और ऑर्डर दे रहा है और हमारे पास इसके सबूत हैं कि वे लोग इलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं और अपने फायदे के लिए देशभक्तों का मर्डर भी करते हैं। अभी उनके मेन बॉस को एक्सपोज करना बाकी है। फिर उसकी बॉस कहती है कि बिना नाम और बिना सबूत के तुम्हारी बातें सिर्फ थ्योरी है। अगर हम उनके पीछे पड़े तो वो अपनी कंपनी बंद करके कल किसी और नाम से कंपनी खोल लेंगे। फिर वो नेक्स्ट स्लाइड चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन ओस्मान नेक्स्ट स्लाइड नहीं चलाता। फिर उसका सीनियर कहता है कि तुमने जिस तरह से इस केस को हैंडल किया है तुम्हें FBI में भर्ती हुए नए लोगों को सिखाना चाहिए। ये बात सुनकर क्विनोस कहता है कि आप मेरा डिमोशन करके मुझे FBI में भर्ती हुए 9 सिखियों का टीचर बनाना चाहते हैं और रिवाइटलाइज को यूं ही जाने दोगे। फिर उसका बॉस कहता है कि हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं डेनियल को पुलिस के हवाले कर दो और ये केस यहीं पर फिनिश करो। फिर उनके तीनों सीनियर उठकर चले जाते हैं। क्विनोस और उस्मान पिछले 5 सालों से इस केस के ऊपर काम कर रहे थे और अब ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई। फिर उस्मान भी क्विनोस को छोड़कर चला जाता है और जाते जाते कहता है कि नेक्स्ट स्लाइड चलाने से भी कोई फायदा नहीं होता। फिर बाहर जाकर क्विनोस उस्मान को पकड़ लेता है और कहता है साले गद्दार तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उस्मान कहता है अब मैं थक गया हूँ। फिर क्विनोस बिना डेनियल और लूसी से बात किए वहां से चला जाता है। फिर डेनियल उसके पीछे पीछे पार्किंग में जाता है और पूछता है कि वहां क्या बात हुई थी। क्विनोस बताता है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि FBI वाले सिर्फ पावरफुल लोगों की सुनते हैं, पत्थर पर सिर फोड़कर कोई फायदा नहीं। सॉरी डेनियल, मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा। मैं तुम्हें 24 घंटे रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें भागने के लिए 24 घंटे काफी हैं। अगर पकड़े गए तो ये लोग तुम्हें मार देंगे क्योंकि ये लोग कसाई हैं। और हाँ, अगर ये लोग जूलिया जेन को पकड़ लें तो शायद तुम बेकसूर साबित हो जाओ, लेकिन ये लोग उसके बॉस से पंगा कभी नहीं लेंगे। आई एम सॉरी। ये कहकर क्विनोस वहां से चला जाता है। इस बात से डेनियल काफी दुखी हो जाता है। फिर लूसी पूछती है कि लोरा जेनिस का क्या हुआ। वो भी तो मेरे हस्बैंड मार्क के साथ काम कर रही थी। जरूर उसके घर पर आपको कुछ सबूत मिलेंगे। आपको वहां पर जाना चाहिए। आप मेरी गाड़ी ले जाओ और वादा करो दोबारा जरूर मिलोगे। फिर रास्ते में डेनियल अपनी वाइफ को बताता है कि क्विनोस को इस केस से निकाल दिया गया है। अब मेरे पास सिर्फ आधा दिन बचा है और उसके बाद पुलिस दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए तुम्हें अपनी बहन के घर से निकलना होगा और ऐसी जगह पर छुप जाओ जहां मैं भी तुम्हें ढूंढ ना सकूं, चाहे ये देश छोड़कर चली जाओ। फिर वो लोरा जेनिस के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर जब वो बेल बजाता है तो उसकी फुटेज जूलिया के मोबाइल में चलने लगती है। इसका मतलब जूलिया ने वहां पर कैमरा फिक्स कर रखा था ताकि कोई भी उस घर में आ जाए तो उसे
उसे पता चल जाए। फिर उस घर में जाकर डेनियल लोरा की विडो से बात करता है। वो पूछता है कि लोरा और मार्क दोनों मिलकर किसी का पर्दाफाश करना चाहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किसका पर्दाफाश करना चाहते थे। फिर उसकी विडो बताती है कि लोरा हमेशा अपने पास अपना लैपटॉप रखती थी, लेकिन जब वो मरी उसका लैपटॉप उसके पास नहीं था। फिर वो बताती है कि मरने से कुछ दिन पहले वो किसी से कुछ बात किया करती थी। फिर उसके मरने के बाद मैंने उसको कई बार कॉल की और टेक्स्ट मैसेज भी किए, लेकिन कभी भी उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर वो डेनियल को उसका नंबर देती है और जब डेनियल उस पर कॉल करता है तो बताता है कि मैं मंसी डेनियल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं कैसे मान लूं तुम डेनियल हो। डेनियल कहता है क्यों ना हम मिलकर बात करें। फिर वे दोनों एक पब्लिक प्लेस में जाकर मिलते हैं। उस आदमी का नाम जैकी था। फिर डेनियल जैकी को कहता है तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ और उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, इसलिए मुझे अब वो सब जानना है जो तुम जानते हो, ताकि मैं उनका पर्दाफाश कर सकूं। फिर जैकी अपने कोट में से अपना फोन निकालकर डेनियल को दे देता है और उसमें एक आर्टिकल पढ़ाता है जो रोडनी के बारे में लिखा हुआ था। जैकी बताता है कि आज से 5 साल पहले इसने रिवाइटलाइज में काम करना शुरू किया था और अब वो इस कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन गया है। दुनिया को बचाने का दावा करके ये दुनिया की बैंड बजा रहा है। लोरा मार्क को इसके बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने उन दोनों को ही मरवा दिया। डेनियल कहता है कि सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, मुझे इसके बारे में कोई और जानकारी दो, सबूत के साथ। जैकी कहता है इसके खिलाफ सबूत मिलना नामुमकिन है, इसलिए तुम टीवी पर इसका नाम ही ले लो, इतना ही काफी है। जनता इसके बारे में खुद समझ जाएगी। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे इसमें नहीं फंसना, क्योंकि मैं पहले ही अपने भाई को खो चुका हूँ। फिर उसके जाने के बाद डेनियल एजेंट क्विनोस के पास कॉल करता है, जो कि वॉइसमेल में चला जाता है। डेनियल कहता है कि मेरे हाथ बहुत बड़ा नाम लगा है, प्लीज मुझे कॉल करो। लेकिन क्विनोस तो इस समय अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। आज एक दिन में वो अपनी पूरी लाइफ जीना चाहता था, क्योंकि हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। फिर क्विनोस वहाँ से बाहर आता है और अपनी कार में बैठ जाता है। बाहर से चाहे वो कितना भी खुश लग रहा था, लेकिन अंदर से वो अपनी नाकामयाबी से इतना दुखी था कि खुद को शूट कर लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं डेनियल को भी पता चल जाता है कि एजेंट क्विनोस ने सिस्टम से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ये न्यूज सुनकर डेनियल बहुत उदास हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता था उसके 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। पता नहीं अब वो दोबारा अपनी वाइफ से मिल पाएगा या नहीं, इसलिए अपनी वाइफ से आखिरी मुलाकात करने के लिए ही वो यहाँ पर आया था। फिर जब अगले दिन वो सुबह रोडनी का इंटरव्यू सुनता है तो अपनी वाइफ को बताता है कि यही है वो बंदा जो रिवाइटलाइज का बड़ा इन्वेस्टर है, यही है जो सबको मरवा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं जूलिया जैकी के घर भी पहुंच जाती है और उसे मार देती है। फिर जब थोड़ी देर बाद डेनियल अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है तो जूलिया उसके घर भी पहुंच जाती है। एलिना कहती है वो यहाँ नहीं है। जूलिया कहती है मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। फिर वो डेनियल के फोन पर कॉल करती है, जो कि वहीं पर पड़ा हुआ था। फिर वो दोबारा पूछती है कि मुझे सीधा सीधा बता दो डेनियल कहाँ मिलेगा। एलिना कहती है मुझे नहीं पता, तुम खुद ढूंढ लो, इससे पहले कि FBI तुम तक पहुंच जाए। फिर लूसी एलिना के ऊपर गन तान के कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और फिर वहां से चली जाती है। फिर उसके बाहर जाते ही एलिना डेनियल का फोन उठाती है और अपने बेटे के पास कॉल करती है। फिर वो डेनियल से बात करने के लिए कहती है। वो डेनियल को बताती है कि जूलिया घर आई थी, उसके पास गन है, तुम इस वक्त कहाँ हो। डेनियल कहता है कि इस समय मैं घर के पास वाली डोनट शॉप पर हूँ। ये सारी कन्वर्सेशन जूलिया भी सुन रही थी, क्योंकि उसने डेनियल का फोन हैक कर लिया था। फिर वो तुरंत ही डेनियल को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। डेनियल भी उससे एक कदम आगे था। वो खुद कार के पीछे छुप जाता है और अपने बेटे को कार चलाने के लिए कहता है, ताकि अगर वो रास्ते में मिल भी जाए तो उसकी नजर डेनियल पर ना पड़े। फिर डेनियल अपने बेटे को कार तेज चलाने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। इतने में वो मुसीबत उनके पीछे पड़ जाती है। फिर डेनियल गाड़ी को लेफ्ट साइड मोड़ने के लिए कहता है। जूलिया भी उनके पीछे पीछे गाड़ी मोड़ लेती है, लेकिन आगे एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, जिसके कारण डेनियल तो बचकर निकल जाता है, लेकिन जूलिया वहीं पर फंस जाती है। फिर जब वो जबरदस्ती अपनी कार वहां से निकाल कर ले जाती है तो डेनियल उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी अचानक से डेनियल की कार आती है और जूलिया की कार को हिट कर देती है, जिसके कारण उसे चोट भी लग जाती है और उसकी कार भी बंद हो जाती है, जो कि दोबारा स्टार्ट होती ही नहीं। अब मौके का फायदा उठाकर डेनियल वहां से भाग जाता है। फिर उसका बेटा उसे अपने दोस्त पोलो के पास लेकर जाता है, जो कि काफी पहुंचा हुआ लड़का था। फिर डेमेट्रियस पोलो को पीने के लिए माल देता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग माल था। उससे खुश होकर पोलो उनके लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर देता है।
डेनियल पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। पोलो कहता है एक फुटबॉल मैच से। डेनियल सोच रहा था कहीं उसका बेटा इसके साथ रहकर बिगड़ ना जाए। फिर पोलो उनको उनकी कार दिखाता है और कहता है कि बैक सीट पर मैंने आपके लिए कुछ रखा है। गन तो नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर आपका साथ देगा। फिर वे कैली के घर जाते हैं और कार को पार करके बेसबॉल का डंडा निकाल लेते हैं जो पोलो ने उनके लिए रखा था। फिर घर जाकर वो अपनी वाइफ से मिलता है जो इस समय रहने के लिए वहीं पर आ गई थी। डेनियल की वजह से ही वो बेचारी मुसीबत झेल रही थी। तभी कैली भी वहां पर आ जाती है और बताती है कि विल आपको यहाँ से कहीं दूर दूसरी स्टेट में भेजना चाहते हैं, लेकिन डेनियल कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ जूलिया अपने बॉस रोडनी के पास कॉल करती है और बताती है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है, आपको दूसरे ऑप्शन चूज करने होंगे वरना मैं नहीं बचूंगी। रोडनी कहता है तुम अपने काम में माहिर हो, इसलिए अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो और आसपास की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। अब जूलिया भी फुल टेंशन में थी। देखते हैं अब ये आगे क्या करेगी। दूसरी तरफ विल जब डेनियल से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, तो वो बताता है कि अब मैं जूलिया को ढूंढ लूंगा, आखिर वो भी तो इंसान है ना, मैं उसे गलती करने पर मजबूर कर दूंगा। फिर विल कहता है तुम जो भी कर रहे हो इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। तुम्हारे बाप को भी लगता था वो अकेला ही सब कुछ ठीक कर लेगा और तुम भी अपने बाप के जैसे अकड़ में हो। अपने बाप की जिद की वजह से तुमने उसे खो दिया और तुम्हारी जिद की वजह से हम सब तुम्हें खो देंगे। फिर डेनियल कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, मैं मेरे बाप के जैसा ही हूँ। वो भी सिस्टम को सुधारना चाहते थे और मैं भी सिस्टम को सुधारूंगा। फिर उसका बेटा भी उसे समझाता है कि आप उनसे मत लड़ो, हम सब कहीं छुप जाते हैं। लेकिन तभी बाहर से एक आदमी आता है और कहता है कि बाहर पुलिस आई है। फिर विल कहता है तुम्हें अभी की अभी पीछे के दरवाजे से निकलना होगा। फिर डेनियल उससे अपनी गन मांगता है। गन लेने के बाद वो अपनी बेटी कैली को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर जब विल पुलिस वालों के पास जाता है तो पुलिस वाले पूछते हैं क्या आपने मंसी डेनियल को देखा है। विल कहता है अभी तक तो नहीं देखा। फिर पुलिस वाले उसे वारंट दिखाकर घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी के दौरान वे अलीना से पूछते हैं क्या आप हाल ही में अपने हस्बैंड से मिली हैं? अलीना कहती है आपका मतलब एक्स हस्बैंड से? जी नहीं। फिर बाकी पुलिस वाले तो तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक पुलिस वाली डायमेट्रियस से पूछती है क्या तुमने भी अपने बाप को नहीं देखा? एलिना कहती है बेटा तुम्हारी नानी एक वकील थी और हमेशा कहा करती थी कभी भी किसी पुलिस वाले से बात करने की जरूरत नहीं। फिर डेमेट्रियस उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो पुलिस वाली उसको उकसाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा बाप इतना बुरा आदमी है कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गया? डेमेट्रियस कहता है हाँ। तभी उसके साथी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वो चली जाती है। डेनियल भी इस समय अपने बेटे की ही चिंता कर रहा था। फिर उसकी बेटी समझाती है कि वो छोटा जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन डेनियल तो दिल छोटा कर रहा था। तभी उसके फोन में जैकी के फोन से एक मैसेज आता है जो कि जूलिया ने भेजा था और वो डेनियल से मिलना चाहती थी। डेनियल भी समझ जाता है कि ये मैसेज जूलिया ने ही भेजा है। फिर वो जूलिया के पास जाकर अपनी गन से जूलिया की कार का दरवाजा खटखटाता है और कहता है रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। डेनियल पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है? एलिना कहती है मेरा कोई बॉस नहीं है। फिर डेनियल कहता है मैं जानता हूँ तुम रोडनी के लिए ही लोगों को मार रही हो और अब FBI वालों को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? जूलिया कहती है क्योंकि मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। फिर डेनियल कहता है कि मैं जानता हूँ रोडनी ने ही तुम्हें कहा होगा काम पूरा करो, मैं तुम्हें इस झंझट से बचा लूंगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा वो तुम्हें उन भेड़ियों के हवाले कर देगा। अब तुम मेरा ऑफर सुनो, हम दोनों FBI ऑफिस जाएंगे और वहाँ तुम कहोगे कि डॉन जूनियर ने ही स्टू मैग्निसन और उसके बॉडीगार्ड को मारा है और इससे पहले कि वो तुम्हें मारता तुमने अपनी आत्म सुरक्षा में उसे गोली मार दी। इस बात से मैं भी बेकसूर साबित हो जाऊंगा और तुम भी। फिर हम दोनों अपने अपने घर होंगे। जूलिया कहती है लगता है तुम मूवी ज्ञान की फिल्में कुछ ज्यादा ही देखते हो, मुझसे डील करनी है तो तुम्हें जानना ही होगा मैं ये सब क्यों करती हूँ। डेनियल कहता है तो बता ही दो क्यों कर रही हो। जूलिया कहती है दुनिया के लिए, क्योंकि रोडनी दुनिया के भविष्य के लिए ही काम कर रहा है, वो हमारे प्लेनेट को बचा रहा है, हमें तो उसे थैंक्स कहना चाहिए। इस देश की हालत ठीक नहीं है और हालातों को ठीक करने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए जो कि प्रॉपर एक्शन से ही आएगा। हाइड्रो, जियोथर्मल और न्यूक्लियर, यही हमारा मकसद है। डेनियल कहता है कि उसका अगला शिकार तुम हो, लेकिन जूलिया कहती है फिलहाल तो तुम मेरा शिकार हो। फिर डेनियल कहता है ठीक है, देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो अपनी कार में बैठता है और उसकी बेटी कार भगाकर ले जाती है। जब जूलिया बाहर आती है तो देखती है कि उसकी कार का टायर पंचर है और डिग्गी के अंदर जो स्टेफनी पड़ी थी उसका टायर भी किसी ने फाड़ दिया था। अब वो वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी कार चुराने वाली थी। तभी कुछ दूर जाकर कैली बताती है कि उसकी कार में एक लैपटॉप भी पड़ा था
और वो मैंने उठा लिया। शायद ये लैपटॉप लोरा जेनिस का था। फिर वो क्विनोस के साथी ओस्मान को फोन करता है, जो कि वॉइस मेल में चला जाता है। डेनियल कहता है कि मेरे पास लोरा जेनिस का लैपटॉप है, अगर तुम इसको हैक कर लो तो मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा, और जूलिया रेडनी के लिए काम करती है, ये सबूत भी है मेरे पास। फिर वो अपनी बेटी को बताता है कि मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। इस बात से उसकी बेटी बहुत ही खुश होती है। फिर रात को रोडनी जूलिया के पास कॉल करता है और पूछता है कि हम मकसद के कितने करीब हैं। जूलिया कहती है बहुत ज्यादा करीब, मुझे बस उसकी बेटी की लोकेशन पता करनी है। फिर समझो काम हो गया। फिर वो विल के अड्डे पर पहुंच जाती है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे वो यहाँ क्या करती है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जूलिया विल के अड्डे पर पहुंच जाती है और फिर चुपके चुपके दबे पांव अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पांव का शोर वो बूढ़ा आदमी सुन लेता है और फिर वो देखने के लिए जाता है कि कार के पीछे कौन छुपा है, लेकिन तभी जूलिया उस बूढ़े आदमी को मार देती है। गोली की आवाज से विल और एलिना को पता चल जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। फिर विल भी अपनी गन निकाल लेता है और एलिना को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाल ले और तुम उसके सामने मत आना। इतने में जूलिया ताला तोड़कर घर के अंदर आ जाती है और फिर बेसमेंट के अंदर दाखिल हो जाती है। तभी विल भी बेसमेंट में जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जूलिया बेसमेंट के रास्ते से ही अंदर आने की कोशिश करेगी। वो बेसमेंट काफी बड़ी थी और तभी उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। विल उस पर गोली चला पाता इससे पहले ही जूलिया उसे शूट कर देती है, लेकिन तभी पीछे से एलिना आती है और किसी शोपीस से जूलिया के ऊपर बार बार वार करती है। वो जूलिया पर इतनी बार वार करती है कि वो मर जाती है, लेकिन मरने से पहले जूलिया उसे भी शूट कर देती है। अब जूलिया तो मारी गई थी, लेकिन एलिना अभी भी जिंदा थी। पास में पड़ा उसका फोन लगातार बज रहा था, जिसमें उसके हस्बैंड मंसी डैनियल का फोन आ रहा था। फिर करीब 1 घंटे बाद वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है। अब डैनियल भी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। फिर हॉस्पिटल में जाकर डैनियल खुद को बहुत कोसता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी वाइफ और विल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, और ऊपर से उसका बेटा भी उससे बात नहीं कर रहा था। तभी उसके पास उसका दोस्त क्वेसी आता है और उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। क्वेसी कहता है कि मेरी डॉक्टर से बात हुई है, विल अब ठीक है, कुछ घंटे में उसे होश आ जाएगा और तुम्हारी वाइफ का ऑपरेशन चल रहा है। फिर डैनियल अपने दोस्त को कहता है कि मेरे पास जूलिया की रिकॉर्डिंग है, प्लीज यार तुम इसे पेन ड्राइव के अंदर डाल कर दो। फिर जैसे ही उसका दोस्त वहाँ से जाता है, 2 पुलिस वाली वहाँ पर आ जाती है। फिर वे उसे एक अलग रूम में पूछताछ करने के लिए ले जाती हैं। डैनियल बताता है कि फिलहाल तो वो लैपटॉप ही मेरी बेगुनाही का सबूत है, मैंने ये बात एजेंट उस्मान को भी बताई थी। इतने में उसका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और डैनियल को पेन ड्राइव देता है। फिर डैनियल कहता है कि इस पेन ड्राइव में जूलिया का कन्फेशन है कि वो रोडनी के लिए ही दूसरों को मारती थी। फिर वो ऑफिसर उस पेन ड्राइव को लेकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आगे की कार्रवाई हम खुद कर लेंगे। फिर वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है, जो कि अब खतरे से पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। उसके बाद वो अपने बेटे से मिलने जाता है और कहता है कि मॉम के ठीक होने तक क्या तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे। उसका बेटा कहता है नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि मुझसे अलग रहने का फैसला तुम्हारी मॉम का था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों नहीं करता। फिर वो वहाँ से अपने घर आ जाता है और अपनी गन को किचन में छुपा देता है। तभी वो टीवी में न्यूज देखता है कि जिसमें बताया जा रहा था कि जूलिया ही उन सभी हत्याओं की मास्टरमाइंड है, जबकि वो तो सिर्फ एक मोहरा थी। फिर अगले दिन सुबह वो अपने दोस्त को कहता है कि रोडनी ने सारा इल्जाम जूलिया पर डाल दिया। मैंने अभी FBI ऑफिसर से बात की है, उन्होंने कहा है कि रिकॉर्डिंग से कुछ भी नहीं होगा। क्वेसी मेरे दोस्त, उन्होंने जांच करना बंद कर दिया है। फिर उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारे बॉस का फोन आया था, वो तुम्हारी स्टोरी CNN पर दिखाना चाहता है, लेकिन डैनियल मना कर देता है। तभी डैनियल के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि तुम्हारी वाइफ को होश आ गया है। फिर डैनियल अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं चाहती हूँ जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तुम हमारे बेटे का ख्याल रखोगे, और जब मैं ठीक होकर आ जाऊंगी उसके बाद तुम हम दोनों को छोड़कर चले जाओ और वापिस कभी मत मिलना। फिर डैनियल मायूस होकर बाहर चला जाता है। बाहर उसे विल जॉनसन नाम का एक वकील मिलता है। वो बताता है कि मैं रिवाइटलाइज का वकील हूँ, उन्होंने आपके लिए एक ऑफर भेजा है $5 मिलियन का। आपको जो कुछ भी पता है उसे भूलना होगा और अपनी जुबान बंद रखनी होगी। फिर डैनियल वो एग्रीमेंट ले लेता है और कहता है भाड़ में जाओ। इसके बाद वो सारी बात अपने दोस्त को बताता है और कहता है कि जब तक रोडनी जेल नहीं चला जाता या फिर मर नहीं जाता मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। मुझे हमेशा डर सताएगा कि कहीं कोई आकर मुझे ठोक ना दे। फिर उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बेहतर यही होगा कि
तुम वो ऑफर एक्सेप्ट कर लो और जाकर CNN के लिए काम करो। फिर जो जो झूठ उसने मार्केट में फैला रखे हैं, तुम धीरे धीरे उन सभी झूठों को सच साबित करने की कोशिश करना। ऐसा करने पर वो तुम्हारा पीछा खुद ही छोड़ देगा। फिर डेनियल उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ की सिक्योरिटी का इंतजाम करो। फिर रात को वो लूसी की कार लौटाने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मुझे मालूम है मार्क को किसने मरवाया। लूसी पूछती है तो क्या तुमने उसका नाम FBI वालों को नहीं बताया? डेनियल कहता है कि मैंने बताया था, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। अब मैं ही उसका नाम सबके सामने लाऊंगा। फिर तुम्हारे ब्रदर 18 को भी पता चल जाएगा कि इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है और वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। लूसी कहती है कि मार्क के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सारा कसूर मेरा था, क्योंकि जूलिया FBI ऑफिसर बनकर मेरे पास आई थी और मैंने उसे मार्क का एड्रेस बता दिया। शायद मैं चाहती थी कि एक गुनहगार को उसके कर्मों की सजा जरूर मिले। फिर डेनियल कहता है कि गुनहगार को उसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर नेक्स्ट डे डेनियल एजेंट क्विनोस के फ्यूनरल में जाता है। सब लोग उसे श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि वो बहुत ही भला आदमी था। फिर ओस्मान डेनियल को कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। वो बेचारा अकेला इतने सालों से नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहा था और मैंने अंत समय में उसका साथ छोड़ दिया। मैं इस केस में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, शायद मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन ये डायरी तुम्हारी हेल्प करेगी। ये क्विनोस की डायरी है जिसमें उसके पिछले 5 सालों में इकट्ठा किए हुए सबूत हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लूसी ब्रदर 14 के ऑफिस में जाती है और कहती है कि मार्क को मरे इतना टाइम हो गया, तुम लोग अभी तक पता भी नहीं लगा पाए किसने उसको मारा है। और उसके बगल वाले घर में रहने वाले एक ब्लैक आदमी ने इस बात का पता ढूंढ निकाला। क्या तुम लोग नहीं चाहते थे कि मार्क के कातिल को सजा मिले? मुझे बस इतना बताना था कि आप लोग देख लो आप क्या कर सकते हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डेनियल CNN के ऑफिस में जाता है। तभी उसका बॉस उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, अब तुम इस शो को बोरिंग मत होने देना, अपने शो में पूरे इमोशंस डाल देना ताकि लोगों को रोडनी की सच्चाई जानकर गुस्सा आए। डेनियल कहता है सर समझ गया। फिर उसके पास उसकी बेटी का फोन आता है। वो पूछती है क्या ये आपका आखिरी फैसला है? एक बार फिर सोच लो क्योंकि ये काम बहुत रिस्की है। फिर डेनियल अब्दुल करीम तेलगी का डायलॉग मारता है, रिस्क है तो इश्क है, अब मुझे जाना होगा। फिर वो जूलिया की रिकॉर्डिंग लाइव में प्ले कर देता है और कहता है कि मैंने ये रिकॉर्डिंग FBI वालों को भी दी थी, लेकिन उन्होंने रोडनी के खिलाफ कुछ नहीं किया। ये रिवाइटलाइज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और बहुत खतरनाक भी। मैं जानता हूँ ऐसा करने से मेरी जान को खतरा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूँ। फिर वो जूलिया और रोडनी की फोटो भी लीक कर देता है और अथॉरिटी से मांग करता है कि जल्द से जल्द वो रोडनी को गिरफ्तार करे, जो भविष्य के नाम पर गलत जानकारियां देकर मर्डर करके प्रॉफिट कमा रहा है। फिर वो टीवी पर और भी बहुत सारी इमोशनल बातें करता है। टीवी पर उसका शो उसकी फैमिली भी देख रही थी और विल भी। फिर रात को जब डेनियल बार में जाता है तो वहाँ टीवी पर किसी और न्यूज चैनल पर खुद के बारे में ही न्यूज सुनता है कि डेनियल आज कुछ ज्यादा ही जोश दिखा गया। शायद वो जोश में होश खो बैठा, उसे पता नहीं है उसने किस पर इल्जाम लगाया है। तभी वो उठकर बाहर आ जाता है। उसे शक था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो देखता है कि 2 लड़के उसके पीछे पीछे ही आ रहे हैं, लेकिन फिर वो भागकर अपनी कार में से बेसबॉल का बैट निकालता है, लेकिन वो लड़के गायब हो जाते हैं। शायद ये उसका वहम था। फिर रात को जब वो अपने घर जाता है तो उसके पास उसका बेटा आता है। वो कहता है कि मॉम ने आपके पास आने के लिए कहा था। फिर डेनियल उसको उसका रूम दिखाता है, लेकिन डिमेट्रियस कहता है कि मैं सिर्फ आज रात रुकूंगा। डेनियल कहता है बेटा अगर तुम चाहो तो किसी भी दीवार पर पोस्टर लगा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन प्लीज जाना मत। और फिर वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुमने कल रात मेरा शो देखा था, कैसा लगा? उसका बेटा कहता है कि शो में दम नहीं था, मुझे तो टीवी सीरियल जैसा लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेनियल कहता है क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है? उसका बेटा कहता है कि आपको उसके सामने जाकर उसे वैसे ही गोली मारनी होगी जैसे मेरी मोम को लगी थी। मोम ने भी तो आपके लिए मर्डर किया है ना, क्या आप नहीं कर सकते? फिर वो रूट कर वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे लूसी उस्मान के साथ उसके सीनियर अथॉरिटी के पास जाती है। उस्मान कहता है कि हमारे पास ब्रदर 14 के खिलाफ बहुत सारी डिटेल्स हैं। उन्होंने किस किस को अगवा किया, कहाँ कहाँ बम फोड़ा और किस किस को मरवाया। सीनियर पूछता है आप अचानक से ये सब हमारे साथ शेयर क्यों करना चाहती हैं? लूसी कहती है क्योंकि मैं ये सब करना चाहती थी और किसी समय मैं भी उनका हिस्सा थी। अब मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर वो कोई और जुर्म करे। तभी डेनियल टीवी में न्यूज सुनता है कि पुलिस वालों ने रोडनी को बात करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और पुलिस स्टेशन से बाहर आकर उन्होंने बयान दिया कि जूलिया एक दिमागी मरीज थी। उसने कई बार मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की। आपने जो एयरपोर्ट वाली फोटो देखी उसके 1 हफ्ते बाद ही मैंने उसे निकाल दिया था। मैं मानता हूँ आजकल बदनाम करना बहुत ही आसान है। CNN वालों ने झूठी रिकॉर्डिंग प्ले करके मुझे बदनाम करने की बहुत ही घटिया कोशिश की है,
डेनियल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। फिर नेक्स्ट डे जब वो जॉगिंग करने के लिए जाता है तो पीछे से उसके घर में उसके लिए एक लेटर आता है। फिर जब कुछ देर बाद डेनियल अपने घर लौटता है तो अपने बेटे को आवाज देता है, लेकिन वो वहां से जा चुका था। डेनियल ने सोचा कि वो कहीं घूमने गया होगा, लेकिन जब वो अपनी गन चेक करता है तो घबरा जाता है। फिर वो टेबल पर पड़ी लेटर पढ़ता है जो कि उसके किसी चाहने वाले ने उसके लिए भेजी थी। उस लेटर में रोडनी के पुराने ऑफिस का एड्रेस था जहां पर वो हर रोज आया करता था। फिर डेनियल तुरंत अपने घर से निकलता है और अपने बेटे को फोन करने की कोशिश करता है, जो कि वॉइस मेल में चला जाता है। फिर वो अपनी बेटी को फोन करके बताता है कि मुझे डेमेट्रियस की लोकेशन मिल गई है, तुम जल्दी वहां पर पहुंचो। उस समय डेमेट्रियस रोडनी के ऑफिस के पास पहुंच गया था और छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी रोडनी आता है और ऑफिस में चला जाता है। फिर वो पीछे के रास्ते से ऑफिस में घुसने का प्लान बनाता है। इतने में डेनियल भी वहां पर पहुंच जाता है और लोकेशन में अपने बेटे को देख लेता है जो कि पास में ही था। अब इससे पहले कि वो अंदर जाता, डेनियल उसके पास पहुंच जाता है और कहता है प्लीज बेटा तुम ऐसा मत करो। डेमेट्रियस कहता है आप डरपोक हो और हमेशा से ही बातें करते आए हो, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सजा दो। फिर डेनियल उसको पकड़ लेता है और शांत होने के लिए कहता है। फिर डेमेट्रियस गन नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इतने में उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। फिर डेनियल कहता है तुम जाकर अपने भाई को संभालो, वो बहुत अपसेट है। कैली कहती है लेकिन आप कोई बेवकूफी मत करना। फिर अपनी बेटी के जाने के बाद डेनियल उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो अपनी गन को छुपा लेता है और एक रोड लेकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। फिर दरवाजा खुलने के बाद वो अपनी गन निकालता है और अंदर घुस जाता है। वो पूरी बिल्डिंग एकदम सुनसान थी, अंदर कोई भी आदमी नहीं था। तभी वो घूमते फिरते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रोडनी बैठा हुआ था। फिर रोडनी जैसे ही अपनी गन निकालने लगता है, डेनियल कहता है कोई भी होशियारी मत करना। रोडनी पूछता है मारने आए हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं लोगों को पैसे देता हूँ तुम जैसे लोगों को दूर रखने के लिए। यहाँ बैठकर मैं तरीके ढूंढता हूँ एयर कंडीशनर के नुकसान को कम करने के लिए। और क्या तुम्हें पता है वो कैसे कम होगा? 0 कार्बन इलेक्ट्रिसिटी से। डेनियल कहता है अपना मुंह बंद कर, यहाँ पर हम दोनों हैं और एक गन है। मैं तेरा भेजा उड़ाकर तेरे हाथ में गन थमाकर वो कैमरा ऑफ करके चला जाऊंगा। फिर डेनियल वहाँ पर लगे सिस्टम में गोली मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और पूछता है तूने मुझे क्यों फंसाया? रोडनी कहता है क्योंकि उस वक्त तू वहाँ पर मौजूद था। चलो अभी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। मैं जानता हूँ तुम अपने बाप की तरह कातिल नहीं हो और वैसे भी मेरे मरने पर यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। यूं समझ लो मैं तो इस मशीन का एक छोटा सा पार्ट हूँ। फिर डेनियल उसकी बकबक सुनकर परेशान हो जाता है और उसके माथे पर गन फोड़ कर देता है। रोडनी कहता है चलाओ गोली, मेरे बाद कोई और आएगा और वो अच्छे से जानता होगा तुम कौन हो। फिर डेनियल उसको जिंदा छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि FBI वाले ब्रदर 14 के ऑफिस में छापा मारते हैं और उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग छुप छुप कर जो भी गुनाह करते थे उसका सबूत अब FBI वालों को मिल चुका था। तभी रोडनी भी टीवी पर बयान देता है कि पुलिस वालों ने मुझे आजाद कर दिया, मार्क के मर्डर से जुड़े हुए हर चार्ज से। फिर जब वो अपनी कार के पास जाता है तो एक स्ट्रेंजर आकर उसके बॉडीगार्ड और उसे ठोक देता है, क्योंकि हो सकता है कि उसने जरूर उसके साथ भी कुछ गलत किया हो या फिर उसके अपनों की जान ली हो। अब हर कोई डेनियल जैसा रहमदिल तो नहीं हो सकता ना। फिर एजेंट उस्मान बयान देते हैं कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। मेरे ख्याल से रोडनी के साथ वही हुआ जो वो दूसरों के साथ करता था। तभी रिवाइटलाइज कंपनी में रोडनी की जगह पर किसी और को नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिस्टम गोल गोल इसी तरह घूमता रहेगा। अब लूसी अपने बेटे को लेकर ये जगह छोड़कर कहीं और चली जाती है। मंसी डेनियल भी अब वापस CNN चैनल में नहीं जाता, बल्कि एक कॉलेज में प्रोफेसर बन जाता है। अब वो अपनी इस छोटी सी नौकरी और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, लेकिन फिर भी हर काले शीशे वाली कार को देखकर उसके दिल में डर बैठा हुआ था कि कहीं उसके अंदर बैठा हुआ कोई गुंडा उसे ठोक ना दे। फिर उसकी बेटी उसे समझाती है आप पूरी जिंदगी इस तरह से डर कर नहीं बिता सकते। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, और इसी के साथ इस हैप्पी फैमिली के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। सो प्लीज अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।